तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाले सीटेट एग्जाम में हमारी हेल्प करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन्हें कैसे करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए टीचर ऑफ क्लास थर्ड finds that some students understand the concept more clearly when she explain them orally. Their learning style is, मतलब कोई क्लास थर्ड के टीचर हैं, वो जब बच्चों को बोल करके पढ़ाती हैं तो बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, क्लियरली समझ पाते हैं। तो ऐसा सीखने में बच्चों के जो सीखने का स्टाइल है वो कैसा है। ठीक है, बच्चे सुन करके सीख रहे हैं, ओरली वो बोल रही हैं, बच्चा सुन करके सीख रहा है, तो बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, ये पूछा जा रहा है। ए कह रहा है काइनेस्थेटिक, बी कह रहा है एस्थेटिक, सी कह रहा है ऑडिटरी, डी कह रहा है विजुअल। तो देखिए फ्रेंड, जो काइनेस्थेटिक होता है, काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि हमारे बॉडली मूवमेंट से संबंधित हो। ठीक है, जैसे अगर हम अपने हाथ से कुछ करके सीखते हैं या पैर से कुछ करके सीखते हैं तो इसको हम काइनेस्थेटिक बोलेंगे। ठीक है, एस्थेटिक, तो एस्थेटिक फ्रेंड्स लर्निंग में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑडिटरी आपका क्या होता है, ऑडिटरी जब कोई बच्चा सुन करके सीखता है। ठीक है, और डी विजुअल, विजुअल का मतलब है जब कुछ देख करके सीखे। तो फ्रेंड देखिए, टीचर क्या कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं टॉपिक को ओरली, मतलब बोल करके एक्सप्लेन कर रही है जिससे बच्चे क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो बच्चे सुन करके ही तो समझ पा रहे हैं, तो उनका लर्निंग स्टाइल क्या होगा, ऑडिटरी होगा उनका लर्निंग स्टाइल। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो सी विकल्प है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा जा रहा है, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेस एंड क्लॉजेस ज्वाइन टू मेक सेंटेंसेस इज नोन एज, मतलब कि जो वर्ड कंबाइन करते हैं, जैसे वर्ड के कंबाइन करने से फ्रेज बनता है, फ्रेजों को कंबाइन करने से क्लाज बनता है, और क्लाजों को जब कई क्लाजों को एक साथ ज्वाइन कराते हैं तो उनसे सेंटेंस बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, ये जो स्टडी है एक किसके अंतर्गत आती है। ए कह रहा है आपका कोलोकेशन, और दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स, बी कह रहा है कोलोक्वियल, सी कह रहा है सेमेंटिक्स, डी कह रहा है सिंटैक्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा सिंटैक्स। ठीक है, लेकिन अब हम तीनों ऑप्शंस को समझते हैं क्योंकि तीनों से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, तो तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कोलोक्वियल क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपके स्पोकन लैंग्वेज से संबंधित होता है। स्पोकन लैंग्वेज मतलब जो हम डेली स्पोकन लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हमारा कोलोक्वियल का यूज होता है। ठीक है, एक ऐसा होता है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, यू डू नॉट डू इट। ठीक है, मैंने लिखा यू डू नॉट डू इट। ठीक है, अब मैं यहाँ दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, यू डोंट डू इट। ठीक है, यहाँ पर दो सेंटेंस हो गए हमारे। पहला सेंटेंस है यू डू नॉट डू इट और दूसरा सेंटेंस है यू डोंट डू इट। तो ये फ्रेंड्स, जो ये डू नॉट को डोंट में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसी का जो स्टडी होता है वो हमारा कोलोक्वियल कहलाता है। और कोलोक्वियल क्या होता है फ्रेंड्स, स्पोकन लैंग्वेज में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हमको जो सेंटेंस बहुत लंबे चौड़े में बोलना होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल पाते हैं। जैसे आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, और वहीं अगर कोलोक्वियल का हम यूज करेंगे तो क्या कह देंगे, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर को आई वॉन्ट अ वाटर। ठीक है, तो इसको हम जब इंग्लिश सेंटेंसेस को शॉर्ट कर देते हैं, उनको फॉर्म्स को शॉर्ट कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलोक्वियल कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स सेमेंटिक्स समझिए, सेमेंटिक्स आपका क्या होता है, तो सेमेंटिक्स होता है फ्रेंड्स द स्टडी ऑफ मीनिंग। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है द स्टडी ऑफ मीनिंग, मतलब इसमें मीनिंग का अध्ययन किया जाता है कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे मैं दो शब्द लिखता हूँ, एक शब्द लिखता हूँ काइंड और दूसरा शब्द लिखता हूँ टाइप। ठीक है, इन दोनों शब्दों का मतलब प्रकार होता है। ठीक है, आपके हिंदी में इन दोनों शब्दों का मतलब प्रकार होता है, लेकिन काइंड शब्द का यूज अलग होता है और टाइप शब्द का यूज अलग होता है। तो जिसे सेमेंटिक्स का ज्ञान होता है, जिसका सेमेंटिक्स अच्छा होता है, वो इसको समझ पाता है कि हमें काइंड शब्द का यूज कहाँ करना है और टाइप शब्द का यूज कहाँ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली शब्दों के मीनिंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि किस शब्द का कहाँ पर यूज होता है। ठीक, आप काइंड और टाइप से समझ गए होंगे। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए सिंटैक्स आपका क्या होता है, सिंटैक्स होता है फ्रेंड जो हम रूल्स का अध्ययन करते हैं, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए रूल का अध्ययन करते हैं, पैटर्न का अध्ययन करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका देखेंगे
सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका वर्ब आ जाता है, वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद से जो अदर थिंग्स होते हैं हम उसको लिखते हैं, ठीक। मतलब एक सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर जो अदर थिंग्स होती हैं उसको लिखते हैं। तो इसका जो स्टडी होता है इसको हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, सही है। लेकिन हम अगर कह दें राम राम गोइंग टू इज स्कूल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और कैसा गलत होगा? सिंटैक्स के दृष्टिकोण से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स आपका क्या होता है? सिंटैक्स होता है कि जो पैटर्न होता है, जो रूल्स होता है, उनका जब हम अध्ययन करते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, तो उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन, कि मतलब कैसे शब्द कंबाइन करके फ्रेज बनाते हैं, और फ्रेज कंबाइन करके क्लास बनाते हैं, और क्लास ज्वाइन कर करके सेंटेंस बना देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पहले वर्ड को कंबाइन किए, फ्रेज बनाए, फ्रेज के बाद से आप कंबाइन करके क्लॉज बना रहे हैं, क्लॉज बनाने के बाद से आप सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप एक पैटर्न का पालन करेंगे, एक पैटर्न को ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है सिंटैक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुडकटर, द टीचर स्टार्टेड ए डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स ऑन ऑनेस्टी। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी? मतलब एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर का नाम है द ऑनेस्ट वुडकटर, टीचर क्या करती हैं? एक डिस्कशन स्टार्ट कराती हैं अपने बच्चों के बीच में ऑनेस्टी पर, ईमानदारी पर। तो इसके माध्यम से टीचर क्या अचीव करना चाहती हैं, क्या प्राप्त करना चाहती हैं, ठीक है। ये कह रहा है एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, मतलब जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्टिवेट करना चाहती है, जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उसको सक्रिय करना चाहती है। एसेस स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस, बच्चों के जो भाषा का लैंग्वेज का स्तर है, जो भाषा का स्तर है उसका आकलन करना चाहते हैं कि बच्चे किस हद तक अपनी भाषा का यूज कर पाते हैं। सी कह रहा है एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, मतलब जो बच्चों की अटेंशन है उसको एक्टिवेट करना चाहती हैं, सक्रिय करना चाहती हैं। डी कह रहा है एक्टिवेट स्टूडेंट्स स्किल, मतलब जो बच्चों का कौशल है, जो स्किल है उसको एक्टिव करना चाहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करना होता है, आप लोगों ने अपने बीएड या बीटीसी में जब ट्रेनिंग किया होगा तो वहाँ पर आपने लेसन प्लान बनाया होगा। तो क्लास में हम सबसे पहले जाते हैं, तो जो भी हमें टॉपिक डिस्कस करना होता है बच्चों के सामने, उसको हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें देखना होता है कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में कितना जानता है, ठीक है, क्या उसके बारे में कुछ पता है या उसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को एक्टिव करते हैं, ठीक है, कि अगर कुछ उसके दिमाग में हो तो उस समय वो एक्टिव हो जाए, बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसके माध्यम से वो क्या कराना चाहते हैं? वो इसीलिए डिस्कशन करा रही है कि बच्चे ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में पहले से कुछ जानते हैं या नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो पहले वो ऑनेस्टी समझाएंगी बच्चों को कि ईमानदारी होती क्या है, तब वो अपने लेसन को, चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए टीचर क्या कर रही है? बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, उसको सक्रिय कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय, मतलब जो बच्चों के पढ़ने का कौशल है उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ये कह रहा है फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट, मतलब इस पर फोकस करिए कि जो शब्दों का अर्थ है वो बच्चा कंटेक्स्ट में ही समझ जाए, संदर्भ में ही समझ जाए। बी कह रहा है डूइंग वोकैबुलरी एक्सरसाइजेज, मतलब बच्चों को क्या कराया जाए? जो अभ्यास है, जो शब्दों का अभ्यास है वो कराया जाए। मतलब एक तरह से ये कहने का इसका मतलब हुआ कि शब्दों को याद कराया जाए, शब्दों का अभ्यास कराया जाए। सी कह रहा है डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स, मतलब बच्चों को क्विज खेलने के लिए दे दिया जाए और वर्ड गेमों के साथ खेलने के लिए दिया जाए। डी कह रहा है राइटिंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट है उस पर आधारित जो भी प्रश्न है उनके आंसर लिखने को बच्चों को कह दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बात क्या हो रहा है? बात हो रहा है रीडिंग स्किल को डेवलप करने का, ठीक है, मतलब पढ़ने के कौशल को डेवलप करने का। तो पढ़ने के कौशल को अगर आप केवल वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे का शब्द भंडार तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा हो पाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ने में फ्लुएंसी चाहिए होती है, ठीक है।
सी कह रहा है डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स। इससे भी फ्रेंड्स क्विज और वर्ड गेम खेलने से क्या होता है, इससे भी वर्ड पावर स्ट्रांग होता है, बच्चे का ओकैब अच्छा हो जाता है, इससे रीडिंग पे कोई बहुत अच्छा फर्क नहीं पड़ता और इससे जो रीडिंग स्किल है वो अच्छे ढंग से हम डेवलप नहीं कर सकते। डी कह रहा है राइटिंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, मतलब हम उत्तर लिखवाएंगे तो इससे बच्चे का रीडिंग स्किल तो डेवलप होगा नहीं, यहाँ पे तो राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी सी डी तीनों गलत है, हमारा सही क्या है, ए सही है। ठीक है, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट, मतलब बच्चे को इस पर फोकस कराएंगे कि जो शब्दों का अर्थ है, जो शब्दों का प्रयोग है वो कंटेक्स्ट में करना सीख जाए। अब शब्दों का प्रयोग कंटेक्स्ट में कैसे करना सीखिएगा फ्रेंड्स, इसको समझिए। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, यू मस्ट स्लीप, यू मस्ट स्लीप इन नाइट। ठीक है, यहां मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, यू मस्ट स्लीप इन नाइट। ठीक है, कि मतलब तुम्हें रात में जरूर सोना चाहिए। ठीक, यू मस्ट स्लीप इन नाइट। अब मान लीजिए बच्चे को नाइट शब्द का अर्थ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन बच्चे को यू का अर्थ आता है, मस्ट का मतलब पता है, स्लीप का मतलब पता है और नाइट का मतलब नहीं पता है। लेकिन जब बच्चा इस सेंटेंस को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि नाइट का मतलब रात ही होगा। क्यों? क्योंकि सोने का काम रात में ही किया जाता है। तो इस तरह से जब पढ़ने का स्किल डेवलप करना हो तो जो शब्दों का, जो वर्ड्स का यूज हो उसको कैसे करना चाहिए, कंटेक्स्ट में करना चाहिए। और कंटेक्स्ट का मतलब यही होता है जो अभी मैं आपको समझाऊं कि अगर इस नाइट शब्द का मतलब नहीं पता है तो भी बच्चा पूरे सेंटेंस को पढ़ करके नाइट शब्द का अर्थ समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि सोने का काम रात में किया जाता है। ठीक है, तो इससे जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एक आध शब्द वहां पर जो हमें नहीं समझ में आता है वो भी पूरे सेंटेंस को समझने के बाद कंटेक्स्ट में उस शब्द का अर्थ हम समझ पाते हैं। ठीक, तो क्या करना है हमें, फोकस ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट। हमें किस पर फोकस करना है कि जो शब्द का यूज है, जो शब्द का प्रयोग है वो बच्चा कंटेक्स्ट में कर पाए, इससे उसकी रीडिंग स्किल अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज, मतलब जो मीनिंग का स्टडी होता है, ठीक है, जो शब्द के अर्थ का स्टडी होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। पहला कह रहा है सेमेंटिक्स, दूसरा कह रहा है मॉर्फोलॉजी, तीसरा कह रहा है लिंग्विस्टिक्स, चौथा कह रहा है सिंटैक्स। तो फ्रेंड जैसा कि मैं अभी ऊपर ही आपको समझाया हूं, इसका जो आंसर होगा, जो मीनिंग का हम अध्ययन करते हैं वो होता है हमारा सेमेंटिक्स। ठीक है, सेमेंटिक्स में हम क्या करते हैं, दो शब्दों का जो अर्थ होता है उनके बीच के फर्क को समझते हैं। जैसे काइंड और टाइप, ठीक है, काइंड और टाइप का अर्थ देखने में तो एक जैसा लगता है लेकिन इनमें फर्क होता है। जैसे स्टॉप और जैसे लास्ट स्टॉप और डेस्टिनेशन, दोनों का मतलब देखने में आपको सेम ही लगेगा लेकिन जब सिमेंटिक्स के नज़रिए से देखेंगे तो इनमें आप फर्क पाएंगे। ठीक है, तो जो मीनिंग का अध्ययन होता है इसको हम सिमेंटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी होता है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड दियर पार्ट्स। ठीक है, मतलब जो शब्द होते हैं उनका स्टडी करना और उनके पार्ट्स का स्टडी करना, वो आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब मॉर्फोलॉजी को आप कैसे समझेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको शब्द लिख रहा हूँ हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा हूँ हैप्पीनेस। अब देखिए यहाँ पर जो हैप्पी है ये आपका मेन वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये नेस लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ नेस लगा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेंड्स सफिक्स है। क्या है ये आपका सफिक्स है। तो ये जो हम सफिक्स और प्रीफिक्स का अध्ययन करते हैं और भी शब्द के पार्टों का अध्ययन करते हैं उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लिंग्विस्टिक्स आपका क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स होता है फ्रेंड्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। ठीक है, जो हम लैंग्वेज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और सिंटैक्स आपका क्या होता है, सिंटैक्स वही होता है स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ पैटर्न, मतलब एक सेंटेंस को कैसे बनाना है उसके जो रूल का हम स्टडी करते हैं, उसके पैटर्न का जो स्टडी करते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि स्टडी ऑफ मीनिंग, तो मीनिंग का स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, हम करते हैं सेमेंटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका यहाँ से सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा जा रहा है, ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग इज, मतलब वो टेस्ट कौन सा है जो लैंग्वेज, जो आपका क्या होता है लैंग्वेज कोर्स के एंड में कराया जाता है, किसके लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए।
रेमेडियल टीचिंग का मतलब आपका क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब उपचारात्मक शिक्षण के लिए, कि मतलब अब क्या हुआ है, जो लैंग्वेज का कोर्स है वो खत्म हो चुका है, उसका एंड हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं। रेमेडियल टीचिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे को सीखने में कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं वो अच्छे से नहीं सीख पाया हो, तो उन कमियों को, जो अधिगम में उसके विकार है, उसको हम दूर कर सके, इसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एट ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग, मतलब रेमेडियल टीचिंग के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, आप कब उपचार कर सकते हैं, जब आपको बीमारी का पता हो, ठीक है। आप इसको बीमारी से समझिए, हम किसी बीमारी का उपचार कैसे कर सकते हैं, जब हमको बीमारी का पता हो, ठीक है। तो ऐसे ही टीचिंग में भी जब हमें बच्चे की बीमारी का पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ पर नहीं सीख पाता है, तब हम उसके उपचार को कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर अगर हम बीमारी को नहीं समझ पाते हैं, अगर हम बच्चे के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते, तो हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो भी वो सबसे पहले हमारा क्या कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, क्योंकि सबसे पहले वो बीमारी को समझता है, तभी तो उपचार हो पाएगा। तो ऐसे टीचिंग में भी यही प्रक्रिया होती है कि पहले हम बच्चे के उस पक्ष को देखते हैं, उस कमी को देखते हैं जहां से वो नहीं सीख पाया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब फ्रेंड्स निदानात्मक शिक्षण। अब इसमें हमारा क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम सबसे पहले बच्चे के उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से बच्चा सीखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है या सीख नहीं पा रहा है। अब जब हम उन कारणों को जान लेते हैं, तो रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कारणों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो रेमेडी के पहले आपका क्या होता है, आप डायग्नोज करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो भी पहले वो क्या करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट पे भेजता है, आपके डायग्नोस्टिक लैब सेंटर्स पे भेजता है, ठीक। तो आप भी पहले डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद से उसकी रेमेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पांचवा आंसर सही हो, सॉरी डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, होम लैंग्वेज इज, स्पेस दिया है इन ए नेचुरल वे, आपसे पूछा जा रहा है लर्नड, टॉट, प्रमोटेड, एक्वायर्ड, मतलब होम लैंग्वेज जो है बच्चे का जो घर का भाषा है। अब फ्रेंड देखिए, होम लैंग्वेज और मदर टंग ये दोनों एक ही बातें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच्चे का होम लैंग्वेज होता है वही बच्चे का मदर टंग होता है। होम लैंग्वेज मतलब जो भाषा बच्चे के घर पे बोली जाती है, और कौन सी भाषा बच्चे के घर पर बोली जाती है, बच्चे के घर पर उसकी मदर टंग बोली जाती है। जो भाषा बच्चे की माँ बोलती है, बच्चे के घर के लोग बोलते हैं, वही भाषा बच्चा भी बोलता है। तो होम लैंग्वेज से हमारा तात्पर्य होता है बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। आपसे फर्स्ट लैंग्वेज भी पूछ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है होम लैंग्वेज ही कहे, होम लैंग्वेज के स्थान पर फर्स्ट लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है, आपसे मदर टंग का प्रयोग कर सकता है। तो आपको इन तीनों बातों का ध्यान में रखना है कि होम लैंग्वेज को ही हम मदर टंग कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, स्पेस दे दिया है और पूछा है कि लर्न की जाती है, मतलब सीखी जाती है नेचुरल वे में, टाट मतलब सिखाई जाती है नेचुरल वे में, प्रमोट की जाती है नेचुरल वे में, और डी कह रहा है एक्वायर्ड मतलब अर्जित की जाती है नेचुरल वे में। तो फ्रेंड देखिए, जो बच्चे की प्रथम भाषा होती है, जो बच्चे का मदर टंग होता है, जो बच्चे का होम लैंग्वेज होता है, वो बच्चा हमेशा अर्जित करता है, ठीक है, अर्जित करता है, उसको एक्वायर करता है। तो इसलिए आपका डी विकल्प से हो जाएगा। अब देखिए, लर्न और एक्वायर्ड ये दोनों में आपका डिफरेंस होता है। एक्वायर्ड का मतलब, अर्जित करने का मतलब क्या होता है कि बच्चा बिना किसी प्रयास के सीख लेता है, बच्चे को कोई भाषा सिखाता नहीं है। उसके बचपन में बच्चा अपने माता पिता को, आसपास के लोगों को बोलते हुए देखता है, तो उनका अनुकरण करके, नकल करके सीख लेता है। लेकिन लर्न कब करता है, बच्चा लैंग्वेज को सीखता कब है, जब वो सिस्टमैटिक वे से सीखता है। जैसे अगर आप हिंदी भाषी राज्य से होंगे, ऐसे जगह से होंगे जहां हिंदी भाषा बोली जाती होगी, तो वहां के बच्चों को हिंदी स्वाभाविक रूप से आती होगी। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में जाता है तो इंग्लिश सीखता है, तो जो आपकी इंग्लिश है ये लर्न की जाती है। लेकिन यहाँ जो हिंदी थी ये क्या की गई, हिंदी को एक्वायर किया गया, क्योंकि हिंदी में कोई इफर्ट नहीं लगा, बच्चा कोई प्रयास नहीं किया, स्वतः ही अपने आप सीख लिया। लेकिन जब उसको किसी भाषा को सीखना होता है, अर्जन का ठीक विपरीत होता है सीखना, तो सीखने में वो प्रयास करता है, किसी विशेष जगह पर जाता है, भाषा के नियमों को सीखता है, तब वो लैंग्वेज को लर्न कर पाता है, ठीक है। तो लर्न और एक्वायर्ड में ये आपका डिफरेंस होता है। और आपसे फ्रेंड देखिए, लर्निंग और एक्विजिशन
मतलब लर्निंग और एक्विजिशन, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में आपका पूछता है कि मेन डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स मेन डिफरेंस होता है आपके इन्वायरमेंट का। किसका होता है? इन्वायरमेंट का। जो बच्चे का पर्यावरण होता है, जो बच्चे का वातावरण होता है, उसका मेन डिफरेंस होता है लर्निंग और एक्विजिशन में। और ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी थी, एक स्थिति ऐसी थी जब बच्चा बिना किसी प्रयास के अपने घर में भाषा सीखा था, वो भी पर्यावरण की वजह से हुआ था। और एक सिचुएशन ये है जब वो स्कूल में जा करके दूसरी भाषा को सीखता है, तो भी स्कूल का पर्यावरण होता है, ठीक है, जहाँ पर वो सीखता है। तो इसलिए मेन जो डिफरेंस है वो इन्वायरमेंट का हो जाता है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, ये भी आप रखिए, याद रखिएगा कि एक्विजिशन और लर्निंग में मेन डिफरेंस किसका होता है? तो होता है आपके इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, वातावरण का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। A teacher asked the students to assess their classmates during a debate competition in the class. This method of assessment is, मतलब कोई शिक्षिका है वो अपने बच्चों से कहती हैं कि जो उनके क्लास में अन्य पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उनके सहपाठी हैं, उनका असेसमेंट करें, ठीक है, मतलब उनका आकलन करें एक डिबेट चलने के दौरान, ठीक है। तो ये जो मेथड है असेसमेंट का, इसको हम क्या कहेंगे? ठीक, मतलब बच्चे अपने क्लासमेट्स का असेसमेंट कर रहे हैं। आप सीधा सीधा समझिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो क्लास के बच्चे हैं वो अपने सहपाठियों का असेसमेंट कर रहे हैं, अपने सहपाठियों का आकलन कर रहे हैं। तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? पहला कह रहा है सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन। दूसरा कह रहा है ग्रुप असेसमेंट, मतलब समूह आकलन। तीसरा कह रहा है इंडिविजुअल असेसमेंट, मतलब स्व आकलन। चौथा कह रहा है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का पीयर का फ्रेंड्स मतलब होता है सहपाठी आकलन। तो देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ असेसमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट जब वो कोई बच्चा खुद का आकलन करता तो सेल्फ असेसमेंट होता। और इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब जब किसी एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का आकलन किया जाए, तब वो होता है हमारा इंडिविजुअल असेसमेंट। तो बच्चा यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का तो आकलन कर नहीं रहा है, यहाँ पर तो पूरे क्लासमेट्स का अपने आकलन कर रहा है। वहाँ पर एक बच्चे तो है नहीं, कई सारे बच्चे, तो ये इंडिविजुअल होगा नहीं। अब हमारे पास बचता है ग्रुप असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप और पीयर, इन दोनों शब्दों के आप डिफरेंस को समझिए। ग्रुप का मतलब होता है समूह और पीयर का मतलब होता है सहपाठी। तो फ्रेंड देखिए, समूह में कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, ठीक है। समूह में हो सकता है कोई बच्चा क्लास 5th का हो, कोई बच्चा क्लास 4th का हो, कोई बच्चा ग्रेजुएशन का हो, कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इवन आपके टीचर भी समूह में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीयर में क्या होता है फ्रेंड? पीयर में सेम लेवल के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे क्लासमेट्स हैं तो पीयर कहलाते हैं। तो इसलिए जो आपका ये असेसमेंट है, ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका पीयर असेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अपने क्लासमेट्स का असेसमेंट करें, तो आपको ग्रुप असेसमेंट देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रुप असेसमेंट नहीं होता है, ये आपका पीयर असेसमेंट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इन थ्रू आइसोलेशन। आइसोलेशन का फ्रेंड्स मतलब होता है कि अलगाव कर देना, मतलब अलग थलग करके सीखना, ठीक है। इस पर फंक्शनल ग्रामर इस पर स्टैंड करता है। और आपका दूसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रेंड्स पार्सिंग। पार्सिंग का फ्रेंड्स मतलब होता है कि किसी चीज का व्याख्या कर देना, उसको अलग अलग कर देना, ठीक है। आइसोलेशन की तरह ही आपका पार्सिंग ही होता है, ठीक। और आपका सी कह रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेरी कंटेंट, मतलब जो लिटरेरी कंटेंट है उसका एक्सप्लेनेशन करके। चौथा कह रहा है कंटेस्ट, मतलब संदर्भ में। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर चाहे फंक्शनल हो चाहे कोई भी ग्रामर हो, हमें उसे कैसे सिखाना है? हमें उसे हमेशा बच्चे को कंटेक्स्ट में सिखाना है, ठीक है, संदर्भ में सिखाना है, ठीक। तो हमारा डी विकल्प यहाँ पर सही है। कभी भी आपसे ग्रामर पूछे, कोई भी ग्रामर, उसको कैसे सिखाना है, तो आप ये शब्द याद रखिएगा कि हमें ग्रामर को कंटेक्स्ट में सिखाना है, संदर्भ में सिखाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपसे देखिए फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेस एम्फेसिस ऑन, मतलब जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है वो किस पे एम्फेसिस डालती है, किस पर जोर डालती है, किस पर आधारित होती है? ए कह रहा है फॉर्म पर, बी कह रहा है राइटिंग पर, सी कह रहा है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी पर, डी कह रहा है लैंग्वेज यूज पर। तो फ्रेंड्स आप इसके नाम को पहले देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है।
कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब देखिए कम्युनिकेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, लैंग्वेज यूज में ही तो करते हैं। तो आपका यहाँ से डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, उसके बाद से राइटिंग फॉर्म, ये सब पे फोकस नहीं करता है, ये सब पे इम्फेसिस नहीं डालता। ये आपका किस पे इम्फेसिस डालता है, ये आपका इम्फेसिस डालता है लैंग्वेज यूज पे। मतलब बच्चों को प्रोफिशिएंट बनाता है बोलने में, कि जो बच्चा है वो बोलने में प्रोफिशिएंट हो जाए, ठीक। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच हो, ये सब आपका लैंग्वेज यूज पर फोकस डालते हैं। और कैसे लैंग्वेज यूज पर फ्रेंड्स, स्पोकन, ठीक है, कैसे स्पोकन, ये भी आप याद रखिएगा, स्पोकन लैंग्वेज पर फोकस डालते हैं, इम्फेसिस डालते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्लास आपके समझ में आई होगी। आप इस क्लास को लाइक करिए और अपने अन्य फ्रेंडों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका डेली का जो क्लासेस होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंच जाएगा। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको उस चैनल पर जा करके आपकी जो डेली की क्लासेस होती हैं उनका आंसर सहित पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। तो उस पीडीएफ को भी एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे हम अगली क्लास में।